गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग पहले भी बताया जा चुका है कि वीडियो रीडिंग सेक्शन का देखने से पहले आपको क्या करना है, 4 से 5 पेज पढ़ना है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर जितना दूर तक पढ़ाया गया वहां तक को रीडिंग करेंगे। इससे ज्यादा आप लोग सीखेंगे। आज हम लोग औद्योगिक विकास का अनुस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। मतलब यहाँ पे ऐसी वस्तुओं का कम दाम पर खेत लेकर, जमीन लेकर ये खेती किया जिसका यहाँ पर बिक्री नहीं करना था, क्या करना, दूसरे देश को निर्यात करना था। 19वीं सदी के आखिरी में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीजों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े के बजाय मोटे सूती धागे की ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। जब यहाँ धागा बनता था तो बहुत अच्छा किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत का हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे। जो यहाँ पर धागा बनता था उसका यहाँ का हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे, या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया था। या हुआ धागा कहाँ भेजा जाता था, चीन। 20वीं सदी को पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागों के निर्यात में भी कमी आने लगी। मतलब धीरे धीरे जो चीन भेजा जा रहा था कम धागा, उसको पर कमी आया। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। अब चीन और जापान का माल जो है चीनी बाजार में छा गया था। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे के बजाय कपड़ा बनाने लगे। अब वो धागा की जगह क्या बनाने लगे, कपड़ा। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया, जितना था पहले उससे ज्यादा हो गया सूती वस्त्र का। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। भारतीय बाजार को क्या मिल गया, एक बड़ा बाजार मिला। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर के जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। अब यहाँ पे बहुत सारा नया कारखाना लगाया गया। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। अब पुराने कारखाने भी जो थे कई पाली, मतलब जैसे यहाँ होता है ना, फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और फिर नाइट शिफ्ट, तो इस तरह का शिफ्ट में चलने लगा और हरेक को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ा। जो मजदूर थे उनको पहले से ज्यादा काम करना पड़ा। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था क्या हुआ, पूरा टूट गया था। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। जो भेजा जाता था यहाँ से वो गिरावट आ गया। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। और यहाँ घर में, मतलब भारत देश के अंदर ही जो बहुत सारा सामान है यहीं पर बेचने लगा, तो घरेलू बाजार पर अपना कब्जा कर लिया। अब लघु उद्योग की बहुता है। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योग का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज्यादातर 1911 में 66% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का
जो है दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। मतलब पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड जो फैक्ट्रियां थी बहुत कम था और उसका श्रमिक भी बहुत कम थे। यह संख्या 1911 में 5%, 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्ले में स्थित छोटे वर्कशॉप और घरेलू इकाई में काम करते थे। छोटा वर्कशॉप जैसा फैक्ट्री था और उसमें वो लोग काम करते थे। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ था। यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है, जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी। सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। अब हथकरघा पे भी जो कपड़ा बन रहा है उसमें बहुत सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका। अब ये सुधार 3 गुना हो गया। ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। सबसे बड़ा बात था कि जो आंशिक बदलाव हो रहा था उसका बहुत बड़ा हाथ था। अगर लागत में बहुत ज्यादा इजाफा न हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो प्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों का उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुई और श्रम की मांग में कमी आई। श्रम जो हो रहा था उसमें कमी आ गया। 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हथकरघों के फ्लाई शटल लोग लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में ऐसे 70-80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनके बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में, मतलब ये लोग का मुकाबला था जो हाथ से मशीन चलाना है, वो एक साथ कई मशीन चलाएंगे एक ही बार में। इस तरह से फैक्ट्रियों से इनका मुकाबला था कि फैक्ट्री वाला जो है अब इनके स्पीड में नहीं बना सकते हैं कपड़ा। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नकद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके के ज्यादा थी, उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। तब गरीब भूखों मर रहे होते थे, तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसा कि आप देख चुके हैं, मील विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। मील जो है बुनाई का नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियां या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मीलों के लिए आसान नहीं था। मतलब सबको इस जगह को ले नहीं सकता था क्योंकि जो है वो कुछ लोग ऐसा प्रसिद्ध चीज बना रहे थे। ऐसे भी नहीं कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं। बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा था। उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग था। मतलब ये सब चीज उनके लिए लगता था कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा अंग है। वस्तुओं के लिए बाजार, हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजारों पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों और दस्तकारों, व्यापारियों व उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। मतलब यहाँ पे जो है वस्तु जो बना वो ब्रिटिश सरकार और भारतीय बाजार पर कब्जा करने लगा धीरे धीरे और यहाँ पे अपने अपने नियंत्रण हर जगह बना लिया ताकि वहां पे अपना माल ही रख सके। जब नई चीजें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जरूरत है। इसके लिए क्या किया जाए? नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान
विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी है और वांछनीय बना लेता है। मतलब जिस चीज का विज्ञापन नहीं होगा तो लोग जानेंगे कैसे कि ये चीज बना है। वे लोगों को सोच बदल देते हैं और नई जरूरत पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविजन के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से विज्ञापन ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति में रचने की अपनी भूमिका निभाई। मतलब बहुत सारा चीज में ऐसे प्रचार होता था, विज्ञापन करते थे। देखो कैसे, जब मैनचेस्टर के उद्योगपति ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया था, वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल की चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखा देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता। मेड इन मैनचेस्टर से उनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब हो गया मैनचेस्टर में बना हुआ है। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षरों ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनाई, जैसा कि इस पेज में तुम लोग देखोगे बहुत सारा तस्वीर लगा हुआ है, भी बनी होती थी, जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनकी निर्माताओं को सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीकों को अंदाजा लगा सकते थे। मतलब भगवान जी लोग का तस्वीर लगाकर उस पर पोस्टर लगाया था ताकि उनको समझ में आए कि भगवान जी इसका यूज करते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीरों को बहाने निर्माताओं के दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग इस चीज को खरीदे। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। मतलब विदेश से भी वस्तु आ जाता था, उस पर लेबल क्या लगा रहता था, तो भगवान का, अपने देवी देवता का, तो उससे लगता था लोगों को कि हमारा यह यहाँ से लगा हुआ है। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनकी भी समझ में आ जाते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों, मध्यवर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटक रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवी देवताओं का तस्वीर, मतलब इन कैलेंडर में भी उन देवी देवताओं का रहता था, और उस देवी देवता के चलते कैलेंडर को घर में टांग कर रखते थे। उसमें प्रचार होता था सनलाइट शॉप, तो यहाँ बहुत सारा चीज का जो है ग्रैप वाटर, ये सब चीज का प्रचार होता था। देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्राटों व नवाबों तस्वीरों भी विज्ञापन के कैलेंडर को खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं जा सकता। मतलब अगर उस समय यह था, जैसा कहते हैं ना, सनी देओल यूज कर रहा है या दंतमंजन का यूज कीजिए, या ये बाइक यूज कर रहे हैं, वो दिखा रहा है प्रचार में, तो हम लोग भी बोलते हैं नहीं सनी देओल वाला बाइक यूज करेंगे, है ना। तो ऐसा लगता है कि वो सनी देओल चलाते हैं। तो ठीक उसी ढंग से उस समय प्रचार होता था कि भगवान का तस्वीर देकर कि वो इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या लगता था कि भगवान इस्तेमाल करते हैं। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। इनका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों की खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। निष्कर्ष जाहिर है कि उद्योग के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस युग में हाथ से बनने वाले चीजें और छोटे पैमानों का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इस तरह से हम लोग को समझ में आ रहा है कि पहले जिस प्रकार से प्रचार होता था, जैसे आज हो रहा है, आज के जिस तरह से लोग जिस पे दिलचस्पी दिखाते हैं, आज लोग ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस पे, तो उसके आधार को लेकर प्रचार बन रहा है और हम लोगों को नई नई वस्तुओं के बारे में बताया जाता है एडवर्टीजमेंट के द्वारा, और हम तब लोग उस वस्तु को जानते हैं, तब बाजार से जाकर हम उसको खरीदते हैं। ठीक है, आज ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन है आप उसको बनाएंगे और
इस जितना दूर तक पढ़ाया गया है उसको रीडिंग करना है फिर से, और पूरा फिर से वीडियो देखने के बाद फिर रीडिंग करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन इस पे बनाना है। ठीक है, आगे हम लोगों के पास जो लेसन है वो अगला नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और घर में क्या करना है, गर्म पानी पीना है, माँ पिताजी को ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट भी करना है और प्रणाम भी करना है। ओके, बाय।